1924 में पाकिस्तान के झेलम में पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट का एक मैच खेला जा रहा था। मैच खत्म होने में अभी केवल 4 मिनट बाकी थे और ध्यानचंद की टीम 2 गोल से पीछे थी। तभी उनके कमांडिंग ऑफिसर ने जोर से चिल्लाकर कहा, ध्यान, डू समथिंग। फिर ध्यानचंद ने उन बचे हुए 4 मिनटों में दनादन 3 गोल दागे और उनकी टीम 3-2 से वो मैच जीत गई। नमस्कार। खेल के मैदान और मैदान के बाहर की अनसुनी अनूठी कहानियों को लेकर मैं अभिजीत श्रीवास्तव स्टेट मिरर की इस खास पेशकश फिर वो कहानी याद आई में आपका स्वागत करता हूँ। झेलम के उस घरेलू मैच से मशहूर हुए ध्यानचंद तब केवल 19 साल के थे। 29 अगस्त 1905 को जन्मे ध्यानचंद 2 साल बाद जब भारतीय सेना की टीम के साथ न्यूजीलैंड पहुंचे तो उन्होंने हॉकी के स्टिक पर अपनी पकड़ और कलाइयों के इस्तेमाल से गेंद को खूबसूरती से मोड़ने की कला के साथ ही सटीक गोल करने की योग्यता का एक ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया कि उन्हें हॉकी का जादूगर पूरी दुनिया में कहा जाने लगा। भारत के इस नायाब हॉकी खिलाड़ी का यह वो पहला विदेशी दौरा था जहां से उनके शोहरत और कारनामों की दास्तान शुरू होती है। उस दौरे पर ध्यानचंद की टीम ने 21 में से 18 मुकाबले जीते। टीम ने 192 गोल किए तो उसका एक बड़ा हिस्सा ध्यानचंद के नाम रहा। आने वाले समय में हॉकी के मैदान पर उनके नाम का डंका इस कदर बजा कि उनकी कई कहानियां मशहूर हो गईं। किसी भी खिलाड़ी की महानता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उससे जुड़ी कितनी कहानियां मौजूद हैं। उस हिसाब से देखें तो ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं है। जब ध्यानचंद हॉलैंड में खेल रहे थे तब उनकी हॉकी स्टिक को तुड़वा कर देखा गया कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं है। तो जापान में यह अंदेशा जताया गया कि उन्होंने अपने स्टिक पर गोंद चिपका रखी है। बहुत संभव है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई गई हों, पर हॉकी के इस जादूगर की वियना स्पोर्ट्स क्लब में लगी एक मूर्ति इस बात की गवाही देती है कि ध्यानचंद ने हॉकी के मैदान पर अपना लोहा किस कदर मनवाया। वियना की उस मूर्ति में हॉकी स्टिक लिए ध्यानचंद के 4 हाथ हैं, मानो कि वो हॉकी के देवता हैं। मैदान में ध्यानचंद की ड्रिबलिंग की कायल तो पूरी दुनिया थी, पर उनकी प्रतिभा का असली राज तेज चलने वाला उनका दिमाग था, जो मैदान में उतरते ही ठीक उसी चपलता के साथ एक एक खिलाड़ियों की पोजीशन को इस कदर अपने में समा लेता जैसे शतरंज के महारथी बिसात पर तैनात शाहप्यादे को अपने जेहन में कैद करते हैं। मैदान में उतरने के साथ ही ध्यानचंद को ये पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम और विरोधी टीम के खिलाड़ी मूव कर रहे हैं, जबकि खुद ध्यानचंद के मूव को पकड़ पाना प्रतिद्वंदी टीम के लिए बहुत मुश्किल होता, क्योंकि जब सामने वाला खिलाड़ी सोचता कि ध्यानचंद शॉट लेने जा रहे हैं तब वो अपने साथी खिलाड़ी को पास दे देते। वहीं विपक्ष के गोल पोस्ट के पास आकर अगर वो अपने साथी खिलाड़ी को पास दे दें तो समझें कि वो गोल होना तय है। एक बार का वाकया है कि अफ्रीका के दौरे पर ध्यानचंद ने मैच के दौरान अपने एक साथी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू को गेंद पास की और तुरंत वापस मुड़कर अपने गोल पोस्ट की तरफ चले गए। मैच के बाद जब उनसे मैदान पर किए गए इस बर्ताव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। अगर उस पास पर भी केडी सिंह बाबू गोल नहीं कर पाते तो उन्हें मेरी टीम में रहने का कोई हक नहीं था। हॉकी के प्रति ध्यानचंद के ज़बरदस्त जुनून, बुलंद हौसले और गेंद पर कमाल की पकड़ ने भारत को ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत दिलाई। उनके ही नेतृत्व में आज़ादी से पहले 1928, 1932 और 1936 में भारत लगातार 3 बार ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता। 1928 के ओलंपिक में ध्यानचंद ने सबसे अधिक 14 गोल किए। 1932 के ओलंपिक में जब भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया तो ध्यानचंद ने सबसे अधिक 8 गोल किए और उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल दागे थे। वहीं 1936 में बर्लिन ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने के अभियान के दौरान जर्मनी के एक बड़े अखबार ने हेडलाइन लगवाई, ओलंपिक परिसर में अब जादू का शो भी हो रहा है। अगले दिन बर्लिन में हर जगह ध्यानचंद के पोस्टर लगे हुए थे जिस पर लिखा था, भारतीय जादूगर ध्यानचंद को एक्शन में देखने के लिए हॉकी स्टेडियम जाएं। लेकिन बर्लिन ओलंपिक की कहानी की शुरुआत बहुत अलग थी। ओलंपिक शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में ध्यानचंद की टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में इसका जिक्र करते हुए लिखा कि वो इस हार को ताउम्र नहीं भूल सकेंगे।
ध्यानचंद ने लिखा, हम पूरी रात नहीं सो सके और इनसाइड राइट पोजीशन पर खेलने के लिए दिल्ली से दारा को बुलाया गया, लेकिन दारा सेमीफाइनल मैच तक ही पहुंच सके। फाइनल मुकाबला बारिश की वजह से 14 की जगह रिजर्व रखे गए 15 अगस्त 1926 को खेला गया। 40,000 दर्शकों की मौजूदगी में जर्मनी की टीम बेहतरीन खेल रही थी और हाफ टाइम तक स्कोर भारत के पक्ष में केवल 1-0 था। हाफ टाइम के बाद ध्यानचंद ने अपने जूते और मोजे उतारकर नंगे पांव खेलना शुरू किया तो फिर गोल की बौछार कर दी। भारत ने 6 गोल दागे। इसके तुरंत बाद जर्मनी की टीम ने गलत तरीके से खेलना शुरू किया। उसी दौरान चोट लगने से ध्यानचंद का एक दांत टूट कर गिर गया। कुछ देर के लिए मैदान से बाहर गए। जब वो मैदान पर लौटे तो भारत ने जर्मनी को दिखाया कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। फिर क्या था, बचे हुए मैच के दौरान जर्मनी के खिलाड़ियों के कब्जे में गेंद कभी रही ही नहीं और भारत फाइनल मैच 8-1 से जीत गया। ध्यानचंद ने 3 गोल दागे तो दारा ने 2 गोल किए। मीडिया में ध्यानचंद की हिटलर से मुलाकात को लेकर लगातार एक कहानी चलती है। बर्लिन ओलंपिक में सामने की टीम के डिफेंस को आसानी से भेदते हुए ध्यानचंद की बिजली की फुर्ती से गोल करने की क्षमता को देखकर एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी की नागरिकता और कर्नल के पद का ऑफर दिया, जिसे इस महान हॉकी खिलाड़ी ने शुद्ध हिंदी में जवाब देकर पूरी विनम्रता के साथ ठुकरा दिया। ध्यानचंद ने तब हिटलर से कहा था, भारत मेरा देश है और मैं वहाँ ठीक हूँ। हालांकि इस कहानी का कोई ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है, न ही कभी इसे अखबारों के पन्नों पर कभी जगह दी गई और ना ही खुद ध्यानचंद ने अपनी बुक गोल में इसका कहीं जिक्र किया, जिससे संभव है कि यह कहानी एक मिथक मात्र है। 1935 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर ध्यानचंद की मुलाकात क्रिकेट के दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन से हुई। जब ध्यानचंद ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर थे तब सिडनी में उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लीजेंड सर डॉन ब्रैडमैन से हुई और ब्रैडमैन ने उनसे कहा, जिस तरह क्रिकेट में बल्ले से रन बनते हैं ठीक उसी तरह आपके स्टिक से गोल निकलते हैं। 1926 से 1948 तक चले लंबे करियर के दौरान ध्यानचंद ने 1000 से अधिक गोल दागे। आज स्पोर्ट्स के फील्ड का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है, तो दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम का नाम भी बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया है। ध्यानचंद 1979 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पर हॉकी स्टिक से मैदान पर की गई उनकी जादूगरी की बदौलत दुनिया आज भी उनकी गिनती हॉकी के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में करती है। तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों और अन्य खबरों को देखते सुनते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।